जी अल्लाह का शुक्र है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक्चुअली हमारी जो क्लास है वो एफएटीएफ के सेकंड पार्ट के ऊपर है। ये वाली क्लास। जी आवाज आ रही है तमाम एस्पायरेंट्स को। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। आपके पास एफएटीएफ में जो है ना वो 7 कंट्रीज की मैंने लिस्ट आपके सामने रखी हुई है। इस कंट्रीज की डिपेंडेंसी पे जो एफएटीएफ बनी है और नो वॉइस वही जो कह रहे हैं अल्लाह की शुक्रिया उनका। आप लोग अपना जुगाड़ लगाया करें, अपने आप को देखा करें, शायद आपकी तरफ से कोई मिस कम्युनिकेट। G7 कमल वो ममालिक है जिन्होंने एफएटीएफ को इनिशिएट किया था, जिन्होंने एफएटीएफ का इनिशिएटिव लिया था, जिन्होंने एफएटीएफ को रिकॉग्नाइज करवाया था। ठीक है। इंडस्ट्री, हाँ। आवाज नहीं आ रही तो आप आवाज, मेरे ख्याल में आप लोगों की तरफ से कोई प्रॉब्लम है। आप लोगों की तरफ से आवाज नहीं आ रही, ठीक है। आप लोग अपनी कुछ सूरत हाल देखें। जी इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जो मैं पहले बता दूं कि सवाल जो हम एफएटीएफ कर रहे हैं कि सर जी इसके मकसद क्या है, ये सवाल कैसे पेपर में आ सकता है और किन किन डायमेंशन से सवाल को हमें क्लियर करना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं जी, आपके करंट सिनेरियो में एफएटीएफ जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है, उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की जो साजिशें की जा रही हैं, ताकि जी खतीजा एहसन बोले, बोले बोले क्या बात है। हाँ, साजिशें की जा रही हैं, उनमें सबसे बड़ी जो साजिश है वो इंडिया की है। इंडिया इस साजिश का मेजर हिस्सा है। और इंडो पाक जो कोलैबोरेशन है, इंडो पाक जो एक सस्टेनेबिलिटी है, वो इस चीज को बेसिकली, भाई मेरी तरफ से कोई आवाज का इशू नहीं है। आप लोग जो अपने मोबाइल में वो चेंज कर लें, कुछ चज के मोबाइल रख लें, तो आप लोगों को जो डेफिनेटली आवाज आना शुरू हो जाएगी। या फिर कुछ चज के सिम डाल लें जिसमें सिग्नल आपके ठीक आते हो, तो फिर आपकी आवाज का इशू जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलें जी, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। हमारे पास इस हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी, ये इस हिस्ट्री है, एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। जो पहले इसके एफएटीएफ के 16 मेंबर थे, फिर जो 2021 तक 39 पे चले गए हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी। अच्छा बेसिकली फॉर पाकिस्तान इन फोकस, पाकिस्तान अभी रिसेंटली जो है ना, रिसेंटली, चलिए जी टाइपिंग बंद करते हैं, मुझे पता चल गया है, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, रिसेंटली टर्की को जो है ना वो ग्रे लिस्ट कर दिया गया है 2021 के अंदर। जो है वो जो कि तो टर्की भी इस बात पे नाराज है कि टर्की को, या तुर्की को उर्दू में कहते हैं कि जिसको ग्रे लिस्ट किया गया है, तो उसमें जी जी मैंने पढ़ ली है टेक्स्ट आपका। अच्छा जी, पाकिस्तान इन फोकस, फोकस टॉपिक साइकिल, बेसिकली जो स्टेटमेंट्स होती है ना, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। मैं अभी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो यकीन करें मैंने इस टॉपिक को अप्रोक्सीमेटली कई बुक्स से रीड किया है। रीड करने के बाद आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली टपसी टवी साइकिल से मुराद होता है अपसाइड डाउन और इनकम्प्लीट कंपेरिजन, मतलब एक ऐसा तरीका कार जिसमें कभी चेंजिंग जो डे टाइम ओवरनाइट के लिहाज से, अगर फॉर एग्जांपल कुछ कभी कुछ कभी कुछ वाली बात है,
कि वो पाकिस्तान को फोकस कर रहा है साइकिल के लिहाज पर। FATF है जो पाकिस्तान को जो है ना वो हिट कर रहा है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है। अक्टूबर 2018 के अंदर 27 पॉइंट दिए गए, जो कि जन के जो है 2021 में अप्रोक्सीमेटली 21 पॉइंट को क्लियर किया गया, जो कि रिकमेंडेशंस थी FATF की तरफ से पाकिस्तान के लिए। ठीक है, उसके बाद जब पाकिस्तान ने 21 में, अच्छा 27 में से अप्रोक्सीमेटली 21 कंप्लीट और 5 पॉइंट तकरीबन नियर टू कंप्लीट उन्होंने जो है ना वो नियर टू कंप्लीशन उन्होंने कंप्लीट कर लिए, तो फिर जो है ना वो 2021 के अंदर जून के अंदर दोबारा फिर पाकिस्तान को जो है ना वो 34 पॉइंट्स तक लेकर जाया गया कि पाकिस्तान 34 पॉइंट्स को मजीद क्लियर, मतलब 34 पॉइंट्स को क्लियर करे। हाँ, इसके बाद जी उसमें से पाकिस्तान ने कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया है, अडॉप्ट किया है, लेकिन ये सूरत क्यों बन रही है? पाकिस्तान को बार बार क्यों कहा जा रहा है कि आप जो है ना आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा? बेसिकली ये इसके बिहाइंड रीजंस हैं, इसके बिहाइंड जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न कंट्री में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो लोग हैं, जो कि एशियन कंट्रीज में इंडिया है, और वो जो है वो टॉपसी 24 जो है ना वो रिलेशंस हर ममालिक के साथ शुरू से रख रहा है। वो कभी यार यार बन जाता है, कभी क्या क्या बन जाता है, कभी चाइना के साथ सपोर्ट करना शुरू करता है, लेकिन इसकी जो यूनाइटेड स्टेट और इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप है FATF के साथ, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। तो मैंने ये जो इंट्रोडक्शन में बताया था, इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन के लिहाज से पाकिस्तान एंड ग्रे लिस्ट ट्रैप, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कल। What does FATF mean by money laundering and financial financing of terrorism? ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर लास्ट सेंड किया हुआ थी। नेक्स्ट जी, व्हाट इज FATF लुकिंग फॉर? AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बाट फिनांसिंग टेररिज्म, ये दो कंसेप्ट हैं। AML से मुराद होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और CFT से मुराद होता है कम्बाट फिनांसिंग टेररिज्म। इस पाक ये बेसिकली इसके मतलब जो है वो बताए हुए हैं। मैंने आपको वो कल क्लियर किया था, आपने नोट्स अगर बनाए तो डेफिनेटली आपके पास ही होगा। इस पाकिस्तान रियली वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर? क्या पाकिस्तान हकीकत में ग्रे लिस्ट में रखा गया है कि पाकिस्तान इतनी बुरी परफॉर्मेंस पे है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है? तो डेफिनेटली कुछ इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर जिस वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट रखा गया है। वो इश्यूज क्या क्या है वो मैं आपसे थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, ये कुछ आपके लिए न्यू होगा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं CFT का मतलब होता है कम्बाट फिनांसिंग टेररिज्म, मतलब कि अच्छे तरीके से पैसा कमाकर उसको बुरे तरीके में लगाना, मतलब कि टेररिज्म के पर्पस के लिए इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं फाइनेंसिंग टेररिज्म। और उसको कम्बाट करना मतलब उसको रोकना, उसको मुंजमद करना, उसको एक्यूरेसी देना। भाई आवाज अगर नहीं आ रही तो आप भाड़ में जाए। अच्छा जी, आप क्योंकि एक ही मैसेज बार बार पढ़ के तो भाई बंदा उकता जाता है ना, एक ही बंदा बार बार टेक्स्ट किए जा रहा है, तो मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता माजरत के साथ, क्योंकि आपको ये भी सुनाई नहीं दिया होगा डेफिनेटली बाहर में जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब पाकिस्तान क्या यकीनन एक ऐसा कंट्री है कि इसको ग्रे लिस्ट में रखा जाए? मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट के लिहाज से ये रिपोर्ट नहीं कर पा रहा प्रॉपरली क्राइम को। इस वजह से सबसे रीजन बड़ी ये है कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसकी रीजन ये है कि FATF जो अदर जो है लोग हैं, मतलब जो FATF से रेलिवेंसी है, वो इनडायरेक्ट रूट मैयर करते हैं, मैयर करने में, ताकि इस वल्नरेबिलिटी को, इस जो अहमियत को रोका जा सके, इस प्रोपागेंडास को रोका जा सके, ताकि इसकी वजह से बाकी जो ममालिक हैं वो इसके ऊपर बेहतर अंदाज में कर सके, बेहतर अंदाज इसके साथ जो है ना FDI कर सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सके, जो है टेररिज्म इम्प्रूव हो सके, लोगों का आना जाना महफूज हो, सिक्योरिटी हो, एक मुहाफिजीन के लिहाज से कहलाया जाए एक मुल्क। तो मैं आपको बता दूं जी, बेसिकली 14 जो है बेसिकली इसके इंडिकेटर्स हैं, जो कि इंडेक्स किसी, मतलब किसी भी FATF के इंडेक्स को बनाने के लिए ना कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि जरूरी करना होते हैं, जिसमें बेसिकली क्या है कि आपकी रेगुलेशन होनी चाहिए,
आपके करप्शन, आपकी बेहतरीन मतलब कि उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आपका फिनेंशियल स्टैंडर्ड होना चाहिए, पॉलिटिकल डिस्क्लोजर्स होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा ना हो, और रूल ऑफ लॉ का होना चाहिए जो कि एग्रीगेट करता है ओवरऑल रिस्क स्कोर के ऊपर। मतलब कि जो स्कोर आपका बनता है ना कंट्रीज के लिहाज से, वो इन पांच छह जो मतलब टोटल जो है ना 14 इंडिकेटर्स हैं, इस तरह मिला के उनके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपकी करप्शन भी है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स भी है, पॉलिटिकल डिस्क्लोजर्स भी है। मतलब ये तमाम चीजें हैं जिनको कंट्रोल करके किसी भी मुल्क को सेव एंड सिक्योर कहा जा सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने ममालिक हैं जो इन चीजों को कंट्रोल किए हुए हैं, और उनमें से टोटल जो ममालिक जो इन चीजों को कंट्रोल किए क्योंकि एफएटीएफ की लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 146 ममालिक में से पाकिस्तान को 146 ममालिक में से पाकिस्तान को 46वां नंबर हासिल है। अच्छा, जो कि बेहतर है, मतलब पाकिस्तान तो प्ले लिस्ट में है ना, एक ऐसी लिस्ट जिसको एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दी जाती है ताकि वो तमाम चीजें से खुद को सेव कर सके। तो लुक, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं लेकिन वो ग्रे लिस्ट में नहीं है। इसकी रीजन ये है कि उनके जो दुश्मन ममालिक हैं वो तादाद में कम है, वो तादाद में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की है। क्योंकि इंडिया परमानेंट मेंबर है। कलीमुल्ला, आपकी वीडियो नजर आ रही है? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, बंद कर दो। थैंक यू। अच्छा। इसके बाद जी मैं बता दूं जी आपकी जी, ताजिकिस्तान इसमें शामिल है जो कि पाकिस्तान से लोएस्ट वैल्यूज रखता है इन तमाम इंडिकेटर्स पॉइंट्स में। मतलब करप्शन ज्यादा उधर, उधर मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा है, उधर टेररिज्म फाइनेंसिंग ज्यादा है, उधर रेगुलेशंस नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। माली भी है, कीनिया भी है, सीरिया, लोइना एंड द पनामा, ये बेसिकली ऐसे कंट्रीज हैं जो बेसिकली इस भीड़ में शामिल हैं। ठीक है। और विचार मतलब ये तमाम मॉनेटरी लिस्ट में शामिल नहीं है पाकिस्तान के अलावा, हालांकि इनसे कई दूसरे कंट्रीज हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो बेस ये इंडेक्स है ना, बेसिकली जो इंडेक्स डेवलप किया जाता है, ये 146 का मैंने जो बताया आपको कि 140 का नंबर क्यों दिया जाता है, बेसिकली कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से डेवलप किया जाता है। ये एक बेजल इंस्टीट्यूट है। बेजल के स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ, BASEL, बेजल। बेटा ग्रे लिस्ट मैंने पिछले लेक्चर में जो रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें आपको एक्सप्लेन की हुई है। आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा जी, इसके बाद जी बेजल जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स ऑन गवर्नेंस दैट डिस्क्राइब इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट नोड फॉर प्रॉफिट कंप्लीट सेंटर। मतलब एक ऐसा इंडिपेंडेंट सेक्टर है जो कि प्रॉफिट के लिहाज से नहीं चलता बल्कि कंप्लीट सेंटर के लिहाज से चलता है। ये बेजल यूनिवर्सिटी में है। अगर फॉर एग्जांपल एफएटीएफ की बात की जाए तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है जो कि अफेक्टेड है बहुत ज्यादा। अगर ग्रे लिस्ट में है तो पाकिस्तान को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए। अभी जो उन्होंने जो इल्जाम लगाया ना जी, आप 27 पॉइंट तो क्लियर कर लिए, 27 पॉइंट का जो झंडा दिया हुआ था उन्होंने, हमें एक पॉइंट रिकमेंडेशन दी थी जिसमें पाकिस्तान ने 24-25 पॉइंट क्लियर कर लिए थे। लेकिन उसमें हमारे पास जो अभी उन्होंने 7 पॉइंट या 8 पॉइंट बढ़ा दी है, 7 पॉइंट बढ़ा दी है, वो 7 पॉइंट्स बढ़ाने में सबसे जो बड़ी चीज है वो कह रहे हैं कि अपने इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी है, इसके अंदर जो अपनी सिक्योरिटी खदशात है वो आपके ज्यादा है, इसको आप महफूज करें। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि फिर पाकिस्तान क्या करता है। आप लोग सारे सुन रहे हैं ना मेरे डिस्कशन को जो मैं आपसे कर रहा हूँ, तो फिर पाकिस्तान क्या करता है। जैसे पाकिस्तान 2008 के अंदर भी ग्रे लिस्ट में आया था, फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो 2012 में से 15 में भी ग्रे लिस्ट में रहा है, फिर उसके बाद 2018 में दोबारा फिर ग्रे लिस्ट में आ गया है। तो फिर पाकिस्तान क्या करता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें इंप्रूवमेंट ला के पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश करता है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जी। अच्छा जी, इसमें कुछ कानून बने हुए हैं, कुछ कवानीन बने। बेटा आपके सिग्नल प्रॉब्लम होती है, जब आपकी आवाज नहीं आती ना तो आप किसी पेंट पुंड में रहते होंगे डेफिनेटली, फिर आपको आवाज कहाँ से आनी है। अच्छा जी, कुछ जो जी आपके पास है ना आपके पास कवानीन बने हुए हैं, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान का, 2007 में इसको ओरिजिनेट किया गया था। और एक एक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस, ये लिख लें आप, ये 2007 के अंदर इसको मतलब कि कंपोज किया गया था। इसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट,
जो कि AML के नाम से जाना जाता है, और ये 2010 के अंदर इसको एकोमोडेट किया गया था। इसके बाद जी ये जो कानून है, इस कवानीन के साथ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये ना आप लिखते जाए, ठीक है। आप अपने साथ, मतलब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके पाकिस्तान के लिए से निकल सकता है, जिनके अंदर रिकमेंडेशंस करनी चाहिए, जिसके अंदर अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है, हाँ टाइम लिमिट भी होती है, 6 मंथ होते हैं, 10 मंथ होते हैं, 4 मंथ होते हैं। टाइम लिमिट होती है कि निकलने की जो रिकमेंडेशन दी जाती है ना, उनमें से निकलने की टाइम लिमिट होती है। आपको मैं ना बिस्मा मुझे टेक्स्ट करना, फिर आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से हमने करना है इसको, ठीक है, मुझे पर्सनल टेक्स्ट करना। अच्छा जी, मैं आपको पहले कानून बताया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस 2007, ये पाकिस्तान, ये प्रॉब्लम किया गया था, promulgated के तौर पर इसको लाया गया था सामने। उसके बाद जी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है। उसके बाद जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया था। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में आया था। सेल्स एक्ट एक्ट 1990 के अंदर है। ये कुछ कवानीन हैं, कुछ एक्ट हैं जो कि इसके अंदर अमेंडमेंट्स जरूरी हैं, जो कि हमारी, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं जी, हमारी जो FATF में पाकिस्तान जो वर्क कर रहा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के ऊपर, हमारी तो वेबसाइट नहीं चलती प्रॉपरली, उसमें अपडेशंस नहीं होती। तो वहां पे क्या किया जाए, ये पाकिस्तान के फ्लॉज हैं। हमारे पास जो वेबसाइट्स नेशनल FATF सेक्रेटेरिएट की है, और जो FATM जो है, हमारे पास जो यूनिट है, फाइनेंशियल बेनिफिट यूनिट है, वो हमारे पास वेबसाइट्स नहीं चलती। तो बेसिकली AML के एब्रिविएशन बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, हदीका यूसुफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है। CFT होते हैं कम्बाटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म, ये दो इसके एब्रिविएशन होते हैं, ठीक है। इन दोनों को रोकने के लिए FATF बनी है। इन दोनों को ये दोनों एजेंडों के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ना FATF बनी है। अच्छा जी, मैंने आपको क्या सच में पाकिस्तान रियली वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस था? तो डेफिनेटली पाकिस्तान इतना बुरा परफॉर्मर नहीं है, लेकिन इसको, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कई ममालिक से बेहतर है, लेकिन फिर भी इसको वर्स्ट वर्स्ट परफॉर्मर बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो अगेंस्ट कंट्रीज हैं वो उनकी परमानेंट लिस्ट में शामिल है, जो कि कास्टिंग के जरिए, वोट कास्टिंग के जरिए, जो कि मेंबरशिप के थ्रू जो है ना वो पाकिस्तान को बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर दफा कोई नया जो है ना वो प्रोपोगंडा पाकिस्तान की क्रिएट कर सकते हैं, और जो लिस्ट में मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब उन कानून जो ये ऑर्डिनेंस बताए मैंने आपको, 2007 में आया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, 2010 में एक्साइज टेस्ट एक्ट आया, उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये सारे ऑर्डिनेंस में ना तरमीमों की जरूरत है, अमेंडमेंट्स की जरूरत है। अमेंडमेंट्स होने के बाद जो है ना बेसिकली इन जो पॉइंट्स है उनको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जी कौन सा जी, हमारे पास जी इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तो ऊपर कौन सी इम्प्लीकेशंस हैं जो कि जो इम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशंस कर रहा है FATF पाकिस्तान के ऊपर। जो FATF है बेसिकली ये एक दबाव मतलब कि प्रेशर की इस्तेमाल करता है, जो कि पुरानी तकनीक है, नाम बदनाम करने वाली है ना, वो बेसिकली एक तकनीक इस्तेमाल कर रहा है जानबूझ के पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और बड़े फैक्टर्स हैं इसके पीछे, जो कि नेगेटिवली पाकिस्तान की प्लेसमेंट को शो करने के लिए ये ग्रे लिस्ट में रखा गया है। जिसमें बेसिकली आपको पता है कि सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी से इफेक्ट होती है, पाकिस्तान का जो बैंकिंग चैनल है वो भी इससे इफेक्ट हो सकता है। और इस तमाम जो इससे जो है ना वो नुकसानात हो रहे हैं पाकिस्तान को, ठीक है। और इसकी जो इम्पोर्ट है, इसके जो कैरी आउट और इन्हांस सेक्टर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो पाकिस्तान को वर्जिश ऑफ वायलेशन, मतलब कि लोग डरते हैं फिर अगर कोई मुल्क ग्रे लिस्ट में होता है ना, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर इम्पोर्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से लेन देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, या फिर जो फॉरेन रिलेशन होते हैं उनमें पाकिस्तान जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता, ठीक है। तो जरूरी है कि कोई भी मुल्क ग्रे और ब्लैक लिस्ट में ना हो, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है ना वो सामने आती हैं। स्टॉक जो प्राइजेस है पाकिस्तान की वो बढ़ जाती हैं, एक्सचेंज अपेयर नहीं हो पाता, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट है उसमें डॉलर की कीमत जाकर फिर आगे पीछे चीजें आगे हो जाती हैं, क्योंकि फिर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो पाती ना, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी होती है। और इस तरह जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जो सेंटीमेंट होते हैं वो थोड़े खराब होते हैं, यार ये मुल्क अच्छा नहीं है, इसके ऊपर हम नहीं करना चाहिए, इस तरह के फिर इम्प्लीकेशन होते हैं पाकिस्तान की, ठीक है।
इसकी स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं, या आप रिकॉर्डेड लेक्चर लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास पता चल जाएगी। अच्छा जी, इंडो यूएस पार्टनरशिप एंड पाकिस्तान एफएटीएफ एनिग्मा। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे कि कौन कौन से जो है ना वो इंडो पाकिस्तान जो पार्टनरशिप है, और उसका जो हमारे पास एक हमारे रिस्पॉन्ड आ रहा है हमारे लिए, वो क्या है, किस तरीके से, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है जी, हमारे पास एनिग्मा से मुराद क्या है, बेसिकली एक नाउन के तौर पे इसको जाना जाता है। और माइस्टरी, माइस्टरी आपने एक वर्ड सुना था, माइस्टरी, ठीक है, राज, पोशीदा करना, पुरस्कार। बेसिकली पाकिस्तान और एफएटीएफ का जो एक रिलेशन है, जो कि एक राज रखा जा रहा है, उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो इंडो और यूएस की पार्टनरशिप है, ठीक है। हाँ, मतलब कि एक ऐसा राज पाकिस्तान और एफएटीएफ का, ठीक है, ये एक ऐसा मस्टरी है, एक ऐसा अन अनप्रोमिनेंट एक वे है, एक ऐसा अनडिक्लाइंड तरीकाकार है, सॉरी डिक्लाइंड तरीकाकार है, जिसमें पाकिस्तान को एक बड़े ही चैनल के थ्रू एक डिस्टोर्ड रो में, एक रिटार्ड रो में डाला जा रहा है, जो कि आपको जो है ना। अच्छा जी, हाँ जी, उनकी सारी सारी चीजें जवाहर रहमान उनको भी पता होती है। अच्छा जी, बेसिकली ये बेसिकली इसके पीछे रीजन ये है कि इंडो यूएस पार्टनरशिप है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूँ। इंडो यूएस पार्टनरशिप और पाकिस्तान एफएटीएफ एनिग्मा, मतलब पाकिस्तान का एफएटीएफ के साथ जो पोशीदा राज चल रहा है, जो इसके पीछे क्या है, ये इंडो यूएस पार्टनरशिप है। ये राजदान है इंडो यूएस की आपस में मुतहद होने के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है जी। वो बेसिक क्या है जी, हमारे पास देखिए 2017 के अंदर एफएटीएफ ने नए प्रोसीजर आजमाए। 2017 में क्या प्रोसीजर थे कि जिसके जरिए कंट्रीज की स्ट्रैटेजिक डेफिशिएंसीज जो थ्रेटनिंग द इंटरनेशनल सिस्टम, उसको ग्रे लिस्ट में मतलब कि उन्होंने कहा जी ऐसी कुछ डेफिशिएंसीज जाहिर करना, मजीद इम्प्रूव कर दी। ये पॉजिटिव पार्टनरशिप है, इंडो यूएस पार्टनरशिप तो प्रोमिनेंटली तो हमें पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन इसके इतिहास पर आपको पता है कि मैया कोई भी ताल्लुक है ना, उसके पीछे जो है ना वो डेफिनेटली कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, सिवाय माँ बाप के दुनिया के अंदर। तो ये जो इंडो यूएस, इसमें तो कई लोग मुखालिफिन होंगे, कई पॉजिटिव होंगे, कि कौन आजकल पॉजिटिव रिलेशनशिप रखता है। तो पॉजिटिव पार्टनरशिप का नाम सिर्फ माँ बाप के लिए इस्तेमाल किया करें, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा जी, इसके लिए जी इंडो यूएस पार्टनरशिप में पाकिस्तान, इसके लिए मैं बता दूं कि 2017 के लिए इसके मजीद इंफॉर्मेंट्स के लिए हैं। वो इंफॉर्मेंट्स क्या कि इन्होंने जी एक नया प्रोसीजर इस्तेमाल कर दिया है कि स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजिक डेफिशिएंसीज जिसमें सेटिंग कर दी है, जो इंटरनेशनल सिस्टम उनको ग्रीस में क्लोज कर दिया जाता है, जो कि मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर पूरा नहीं उतर पाता स्ट्रैटेजिकली, उसको फिर डिलीट कर दिया जाता है। और इस टाइम से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो चेंज विद सम अक्यूजिंग पाकिस्तान फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म, मतलब ट्रम्प ने भी एक दफा कहा है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म की सपोर्ट की है, जिस वजह से पाकिस्तान को फिर 2018 में जेल लिस्ट में कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इंडियन पार्टनरशिप और यूएस की बात करें, यूके और फ्रांस वो आपस में एक नई दोस्ताना रवैया अख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एफएटीएफ में मजीद खदेड़ा जा रहा है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में मजीद उसको जो वो रोंदा जा रहा है। इसकी वजह ये भी है कि इनकी जो वेस्टर्न यूनियन है और इंडो यूएस रिलेशनशिप है, ये पाकिस्तान के लिए काफी नुकसानदायक है, ठीक है। अब बेसिकली अगर बात करें जून 2018 में, जब इनको इनसे डिमांड की पाकिस्तान से कि आप अपने जो है ना अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज को मजबूत करें, तो उसके पीछे जो रीजन थी बेसिकली वो क्या कि इन्होंने सैंक्शन इम्पोज कर दी पाकिस्तान के ऊपर। जो है ना वो इन्होंने फाइनेंशियल जो सेक्टर था वो मुहैया किया स्टेट बैंक का, और उसके बाद जो हवाला और हिंदू सिस्टम था और बल्क कैश स्मगलिंग थी, इसके पीछे भी रीजन के जो है ना वो इंडो और पाक रिलेशनशिप में ये एक नया एक टॉपिक है, इसको हम अगर डिस्कस करेंगे। इसको आप लिख लेना, स्पेशली रिलेटेड टू द हवाला हुंडी सिस्टम। हवाला हुंडी सिस्टम क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा, आप इसके ऊपर सर्च करें तो आपको डेफिनेटली बड़ा एक्सप्लेनेशन वे में बताया जाएगा जी। ओके जी, बल्क कैश स्मगलिंग भी इसका एक हिस्सा बनी, जो कि इंडियन ने इसके ऊपर ब्लेम किया पाकिस्तान के ऊपर। इसी तरह फिर कॉन्सिक्वेंटली पाकिस्तान को
एक्शन प्लान के थ्रू 27 पॉइंट दिए गए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी आपके अंदर भी जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आपकी टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, आपके जो एक्ट हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस है या एक्साइज टैक्स, ये सारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये सारे आपके वीक हैं, अमेंडमेंट्स की जरूरत है। जब आप कर लें तो हमें बताइए कि हम आपको ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन हकीकत में फिर काफी ज्यादा चेंजेस के थ्रू 2019 28 2018 में उन्होंने पॉइंट्स दिए अक्टूबर के अंदर, जिसमें से तकरीबन अगस्त 2019 तक तकरीबन 5 ही कंप्लीट हुए थे। फिर उसके बाद 2000 फरवरी 2020 तक काफी हद तक मतलब कि 7 10 12 कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो है ना अभी तक भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। अच्छा जी, पॉलिटिकल लेवरेज के तौर पे जो है ना वो एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। पॉलिटिकल लेवरेज से मुराद होता है कि एफएटीएफ बेसिकली वो जी तैयबा खान, स्पीड मेरी स्लो अगर मैं करूंगा तो फिर टॉपिक कंप्लीट होगा ना, 40 मिनट होते हैं हमारे पास। आप थोड़ी सी अपनी ना जो है ना लिस्निंग पावर इंक्रीज कर लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आज तो बड़ा स्लो बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ हम पढ़े। अच्छा जी, इसके बाद जी पॉलिटिकल लेवरेज के यहाँ से मतलब कि पॉलिटिकली जो दोस्ताना माहौल क्रिएट कर रहे हैं आपस में वेस्टर्न और इंडियन जो है ना आपस में दोस्ताना माहौल, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये कि एफएटीएफ अपने मेरिट से हट रहा है, अपने उस जो है ना वो वादे, वो प्रोमिस जो कि 1999 में वो बनने के बाद उनकी किए थे मुल्कों के साथ, कंट्रीज के साथ, कि हम एक जो है ना वो प्रोमिनेंट फिगर देंगे आपको, एक ऐसा जो है ना वो सपोर्ट करेंगे इस लिहाज से कि आप एक मेरिट हम फैसला करेंगे किसी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट करना। लेकिन अब जो पॉलिटिकल लेवरेज मतलब क्रिएट हो रही है वो बेसिकली नुकसानदायक है, जिसमें ब्लैक लिस्ट कंट्रीज को, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो रेड रोडिंग एंड डबल स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप के बेस पे हम अगर बात करें तो देखिए ना पाकिस्तान जुड़ा जा रहा है ना इसके दरम्यान 2 नंबरी की जा रही है। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऐसा मेथड पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान को उनके प्रॉपर जो रिकमेंडेशन उनके ऊपर पूरा ना उतरने की जानबूझ की वजूहत दी जा रही है। 27 से पहले फिर अब 34 हो गए। तो जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं शेयर कर दूंगा, आपके पास जिस ग्रुप से आपको मिला है वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ही है। अच्छा जी, लिंक मिला है। अच्छा जी, आपके पास जी ये आप पॉइंट बना सकते हैं पाकिस्तान ने क्या प्रोग्रेस मेड की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हमारे पास मेड प्रोग्रेस बाय द पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। Pakistan has तकरीबन indeed come to long way in term of compliance with the ethical requirements। मतलब कि कोशिश कर रहा है पाकिस्तान काफी देर से। एशियन पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग अक्टूबर 2019 के अंदर एवल्यूशन हुई रिपोर्ट, उसके मुताबिक जो है ना वो आउट ऑफ 40 रिकमेंडेशन गिवन टू पाकिस्तान, तकरीबन टोटल जो रिकमेंडेशन है ना एफएटीएफ के पास कि किसी भी मुल्क के पास ये 40 चीजें होनी चाहिए, उनमें से 27 तो वो कह रहे थे कि पहले आपके पास नहीं है पाकिस्तान को। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास 34 ही नहीं है, मतलब फिर पाकिस्तान जरा भी बेचारा 6 ही रिकमेंडेशन रखता है एफएटीएफ के मुताबिक। जो 34 रिकमेंडेशन वो पाकिस्तान के पास नहीं है, जिसमें से पाकिस्तान अप्रोक्सीमेटली 25 से 26 रिकमेंडेशन पूरी कर ली है, और उनमें से बाकी रिकमेंडेशन के लिए पाकिस्तान को टाइम दिया गया, ठीक है जी। अब उसके बाद ही कहा जाता है जी, ये स्टेटमेंट है 2019 के अंदर जो है ना हमारे पास एक एशियन पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एशियन पैसिफिक ग्रुप एपी जो है ना एमएल के नाम, एपीएमएल के नाम से जाना जाता है, एशियन पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। 2019 के अंदर इन्होंने वैल्यूएशन रिपोर्ट दी थी जिसमें ये कहा था आउट ऑफ 40 recommendations given to Pakistan, the country is partially compliant on 26 and largely compliant on 9 recommendations। मतलब कि 26 कंप्लीमेंट जो है ना वो कंप्लेंट जो उनकी है उनको पूरा कर रहा है, और तकरीबन जो 9 रिकमेंडेशन है उनको इतने अच्छे तरीके से वो पूरा कर चुका है। ये 2019 में रिपोर्ट आई थी, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी पुरानी रिपोर्ट, अब आगे मैं बताता हूँ क्या हुआ था। Pakistan maintains that it will strengthen its anti-money laundering and terrorist financing design and will meet the deadline of February। मतलब उसके बाद 2019 के बाद ना फरवरी 2020 का टाइम दिया गया, जिसमें पाकिस्तान ने जो है ना वो मजीद कुछ पॉइंट्स मतलब कि वो कवर किए। इसी तरह पाकिस्तान
has also called upon the task force of fair and unbased evaluation, मतलब कि फेयर और अनबेस्ड रिलेशनशिप बेस्ड बेसिस की बिना पे पाकिस्तान को रिकमेंडेशन दी जाती है। और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो रिसेंटली डिमांड दैट पाकिस्तान भी शिफ्ट ऑफ मतलब कि जो है हमारा इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है वो तो चाह रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकाल ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए इसी के बेस पे। तो बेसिकली ऑन गोइंग सिचुएशन जो है बेसिकली पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान जो एफएटीएफ के जो एक्शन प्लान है उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है और वो चाह रहा है कि चाइना, मलेशिया, टर्की जो कि उसके परमानेंट मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाले और एक प्योर स्टोर कंट्री बनाने की कोशिश करें। और जो बेसिकली इसको जो है ना इंडियन का जो प्रोपोगंडा उससे निकला जा सके पाकिस्तान, ये पाकिस्तान चाह रहा है। इसमें परमानेंट मेंबर चाइना, मलेशिया, टर्की हैं जो कि एफएटीएफ के हैं। तो यहाँ पे इसके बाद के वे फॉरवर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी वे फॉरवर्ड होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं जी पाकिस्तान कौन कौन सी चीजों को बेहतर करके इस ग्रे लिस्ट से निकल सकता है, या फिर आने वाले हालात में कौन कौन से मामला ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान जो है वो बेहतर अंदाज अख्तियार कर सकता है जी। री एवेल्युएशन ऑफ मिलिट्री लॉज एंड प्रोसीजर, मैंने आपको बताया जो हमारे पहले कानून है उनके ऊपर काम किया जाए, उनको बेहतर से बेहतर किया जाए, उनके अंदर अमेंडमेंट्स की जाए। रिवैम्पिंग फेडरल मिलिट्री यूनिट जो हमारा एफपीएमयू है, एफपीएमयू कहते हैं इसे, ठीक है, उसको रिवैम्प किया जाए, मतलब उसके अंदर जो न्यू अमेंडमेंट्स है, न्यू एडवांसमेंट है, मॉडर्नाइजेशन है, उसको इम्प्रूव उसको लाया जाए, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास एफएमयू की जो फेडरल मिलिट्री यूनिट है ना हमारा मनी फेडरल मिलिट्री यूनिट है, वो बेसिकली हमारी प्रॉपर वेबसाइट वर्क नहीं करती, वो वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, उसमें अपडेशन नहीं होती, कुछ लोग उस तक अप्रोच नहीं कर पाते, जो डेली एक्ट होते हैं वो उनके ऊपर काम ही नहीं कर रही, बल्कि कई महीने लग जाते हैं, तो बाद रिपोर्ट आती है, 15 दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है, हालांकि इतने डेली के रिकॉर्ड होते हैं उनको अपडेट किया जाए ताकि उनके ऊपर काम किया जाए। उसके बाद ये तीसरा जो काम है वो मोल्डिंग द रोल ऑफ नेशनल टास्क फोर्स है, जो रोल है नेशनल टास्क फोर्स का, एनटीएफ का, बेसिकली इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसमें बेहतरी लाई जाए, तो ये बेहतर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, इसमें एएनएफ शामिल है, एंटी नार्कोटिक फोर्स शामिल है, नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो शामिल है, एफआईए शामिल है, एफएमयू शामिल है। ये सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इनके लिंक को मजबूत किया जा सके, ठीक है, ताकि ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन, क्राइम्स और इस तरह के जो स्मगलिंग के केसेस हैं उनको मॉनेटरी लॉज बेसिकली मैंने आपको कमल बताए हैं। मॉनेटरी लॉ बेसिकली कौन कौन से होते हैं, हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है वो 2010 में है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस 2007 में है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में है, फेडरल एक्साइज टैक्स 2005 में है, सेल्स टैक्स 1990 में है। ये मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, ठीक है। इसके बाद ही मेन स्ट्रीमिंग द नॉर्म्स ऑफ मॉडर्न पोल्यूशन, जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल, नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है नॉर्म्स एंड वैल्यू, मतलब कि जो तरीकाकार होते हैं, जो नॉर्मल यूज होते हैं, जो ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे किसी भी चीज की बेहतरी लाया जा सके, मतलब एक ऐसा मेथड जो कि सोसाइटी एडमायर करती है, जिसको सोसाइटी मानती है, ठीक है। इसके अंदर मेन स्ट्रीमिंग है, इसको राइज करना चाहिए मॉडर्न पॉलिसीज को, जिसके जरिए हम एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी, कम्बाट फिनांसिंग टेररिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अगर सपोज नहीं पाकिस्तान निकल पाता, ग्रीन लिस्ट और ब्लैक लिस्ट हो जाता है, अनसेवरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग ब्लैक लिस्ट, मतलब कि कौन से ऐसे नतीजे हैं जो कि बदमजा नतीजे हैं, अनसेवरी का मतलब होता है बदमजा, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, तो बीइंग ब्लैक लिस्ट होने के क्या नुकसान हैं, तो डिफिकल्टीज होती है इंटरनेशनल बैंकर्स को क्रिएट करने, पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है, डिक्लाइन आ जाता है, आपकी जो कंट्री जो रिस्क पे चला जाता है प्रीमियम के लिहाज से, हाई रिक्वायर्ड रन बाय द फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर को दोबारा फिर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है, लोन पाकिस्तान नहीं ले सकता किसी भी आईएमएफ से, वर्ल्ड जो है ना वर्ल्ड बैंक से, और जो ट्रेड एग्रीमेंट है पाकिस्तान की वो बेसिकली नॉन टैरिफ बैरियर्स पे है, वो खत्म हो सकते हैं। ये कुछ नुकसान है पाकिस्तान को जी। आज का हमारा टॉपिक ये था। आज अच्छा, अब एक सवाल, अब मैं लास्ट पे डिस्कस करता हूँ कि हम इस टॉपिक को कैसे लिख सकते हैं। याद रखिए पहले इसका इंट्रो दें, लंबी बातें ना करें, सवाल के लिहाज से जवाब आता है, सवाल जिसके मुताबिक हो, ये जो नॉलेज आपको मैंने शेयर किया है इससे बढ़ के नॉलेज रखें, आप नेट को सर्च करें, आपको मैंने बेसिक सारा नॉलेज दे दिया 2 लेक्चर्स के अंदर, जो होना चाहिए जितना इसके नॉलेज के बारे में बताया जा सकता था मैंने आपको सारा बता दिया है। अब आपने क्या करना है, आप इनके ऊपर जो डाटा है ना वो एक्यूमुलेट करें,
डाटा को इकट्ठा करने के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके क्वेश्चन जो है वो आपको बनाने की कोशिश करें, क्वेश्चन के मुताबिक जवाब देना आपको आ जाएगा। आप इसके नोट्स बनाए, इसको रीड एंड राइट करें, तो इंशाल्लाह आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको नजर आएंगे। थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम खत्म करते हैं। जो है वो जो क्वेश्चन होगा तो वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।